सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र पे आजकल आपके साथ चर्चा हो रही है। आज जिस विषय पे आपके साथ चर्चा की जाएगी उसका नाम है भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित भू राजस्व पत्तियाँ। बड़ा अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पत्तियाँ प्रचलित की थी, जिनके ऊपर आज आपके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। और उनमें से जिस भू राजस्व पद्धति पर आपसे विचार विमर्श किया जाएगा उस भू राजस्व पद्धति का नाम है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त आए तब भी बेटा वही बात है, जिम्मेदारी प्रथा आए तब भी वही बात है, और विश्वेदारी प्रथा आए तब भी वही बात है। अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 भू राजस्व पत्तियाँ प्रचलित की थी: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। आपके साथ जिस भू राजस्व पत्ति पे चर्चा की जाएगी आज के कालांश में उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। बड़ा एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस उसका नाम था। और उसके समय में राजस्व बोर्ड के प्रधान थे सर जॉन शोर, और तीसरे उस समय भू अभिलेखपाल थे जेम्स ग्रांट। इन तीनों ने मिलकर के भारत के लिए एक नई भू राजस्व पत्ति का निर्माण किया। इन्होंने कहा कि भारत में जो भू राजस्व पत्ति लागू की जाए उसके आधार क्या है, उसके ऊपर किन विषयों पर चर्चा की जाए। तो भारत में भू राजस्व की समस्या का समाधान करने के लिए पहले इसके सामने 3 बिंदु थे। बेटा कितने बिंदु थे? 3 बिंदु थे। और वह बिंदु कौन कौन से थे? पहला बिंदु तो ये था कि भारत में राजस्व या कृषि से संबंधित जो समझौता किया जाए वो किसके साथ किया जाए। यहां उनके पास 2 विकल्प थे: जमींदारों के साथ किया जाए या किसानों के साथ किया जाए। दूसरा उनके साथ था कि भारत में जो भू राजस्व वसूल किया जाता है उसका आधार क्या रखा जाए। और तीसरा उनके सामने था कि भारत में जो कर लिया जाता है वो कर निर्धारण के वर्ष क्या हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, या 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय हो, ये 5 वर्षीय हो या 10 वर्षीय हो। इन 3 बातों को उनको निर्धारण करना था। पहली बात तो क्या, समझौता किसके साथ किया जाए। दूसरा क्या था, कर का निर्धारण का आधार क्या हो। तीसरा, भू राजस्व कर स्थायी हो या वार्षिक हो या द्विवार्षिक हो या 5 वर्षीय हो या 10 वर्षीय हो। पहले 2 मामले थे जिनके ऊपर सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपस में सहमत थे, और तीसरे विषय पर उन पर मतभेद था। वो मतभेद क्या था कि कर का निर्धारण का आधार वर्ष क्या हो। कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को स्थायी करना चाहते थे, जबकि सर जॉन शोर इसे 10 वर्षीय करना चाहते थे। परिणाम यह हुआ 1793 में इस बंदोबस्त को स्थायी कर दिया गया। अब ये 3 आधार हो गए। इसके बाद यह व्यवस्था भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू की जाए। पहला आधार क्या है और दूसरा किन किन क्षेत्रों में लागू की जाए। तो उन्होंने इसको लागू कहां कहां किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में और उत्तरी कर्नाटक में। ये 5 क्षेत्र थे जहां इस सिस्टम को, जहां इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ये उस समय के भारत के कुल भू राजस्व क्षेत्र का 19% था। यहां आपके साथ चर्चा की वो 2 बिंदुओं पे होगी कि निर्धारण कैसे किया जाएगा और किन किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। अब इस सिस्टम की विशेषताएं क्या थी? पहला क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी बेटा? इसकी विशेषताएं, पहला तो क्या था, भू राजस्व कर था वो स्थायी कर दिया गया और निश्चित कर दिया गया। क्या हुआ? स्थायी और निश्चित। दूसरा, इससे सरकार को भू राजस्व पर प्रति वर्ष जो बोली लगाई जाती थी उससे उसे मुक्ति मिल गई, अर्थात उससे उसे छुटकारा मिल गया। इसलिए क्या हुआ, जो समय और धन का अपव्यय होता था उसको अंग्रेजी सरकार को उससे मुक्ति हो गई।
तीसरी बात यहां किससे संबंधित है? जमींदारों से संबंधित है। यह समझौता जमींदारों के साथ किया गया। अंग्रेजी सरकार अब खुश हो गई। खुश किस लिए होगी? कि जमींदार अब भूराजस्व एरिया में या अपने कृषि कार्यों में जाएंगे, वहां ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग करेंगे ताकि वो अत्यधिक उत्पादन कर सकें। और ऐसा कार्य वह क्यों करेंगे? इसके लिए कि सरकार को तो उन्हें एक निश्चित हिस्सा देना है जिसका निर्धारण कर दिया गया है। उससे जितना भी ज़्यादा उत्पादन होगा वो जमींदारों का ही होगा। इसमें जो समझौता किया गया था वो जमींदारों के साथ किया गया। चौथी विशेषता क्या थी? जो समझौता किया गया था वो जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदारों को यहां भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया था। उन्हें भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। उन्हें भूमि गिरवी रखने का अधिकार दे दिया गया था। उन्हें भूमि दान देने का अधिकार दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? जमींदारों को। क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में जाएंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उत्पादन में वृद्धि करने से उनको लाभ होगा। ये दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने जिस आशाओं के साथ इस बात और इन विशेषताओं को जमींदारों को सोचा था, जमींदार उस पर खरे नहीं उतरे। अगला क्या था? इससे पांच विशेषता क्या थी? ये विशेषता इससे अंग्रेजों को क्या था? भू कर निश्चित था। क्या था? कर का निर्धारण निश्चित था, समान था और सस्ता था। इससे क्या हुआ? अब ये नहीं किसान और जमींदार में कि किसी से कर ज्यादा लिया जा रहा है और किसी से कम लिया जा रहा है। क्यों? कर का निर्धारण था, वो समान था, सस्ता था और निश्चित था, इसलिए सभी के वो अनुकूल था। अगली विशेषता क्या थी? इससे अंग्रेजी सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। लोकप्रियता में वृद्धि कैसे हुई? कि उसने भू राजस्व का निर्धारण कर दिया और जिस राजस्व को बताया गया उतना ही किसानों को देना था, इसलिए किसानों को उससे और अलग कर नहीं देना था। हर किसान और जमींदार को पता था उसे कितना निर्धारण करना है। अब किसानों के लिए क्या कर दिया गया था? जमींदारों के लिए कि उन्हें भू राजस्व की वसूली करनी है। उनमें से जो राजस्व वसूल करते हैं उनमें से 11% वो अपने पास रख सकते हैं और 89% या 89% भू राजस्व था वो कंपनी को उन्हें जमा करवाना पड़ता था। लेकिन जमींदारों को भी उनकी भी क्या निश्चित कर दी गई थी कि वो कर मुक्त नहीं हो सकते, उन्हें भी कर देना पड़ेगा, उनके उत्तराधिकारियों को भी कर देना पड़ेगा। लेकिन जो राजस्व वसूल करते थे उनमें से उनका 11% हिस्सा था, उसका निर्धारण कर दिया गया। जबकि इसके ठीक विपरीत 89% था वो सरकार का था। इसी के साथ क्या हुआ? इस व्यवस्था से जहां सरकार को फायदे हुए वहां उससे नुकसान होने भी स्वाभाविक थी। यह बात की हमने किसकी? आपके साथ 3 स्टेज की बात की मैंने। पहले स्टेज की बात क्या? कि भारत में निर्धारण करने के आधार क्या रखा जाए, समझौता किसके साथ किया जाए, कितने वर्षों के लिए किया जाए। दूसरा, इसका निर्धारण किन किन क्षेत्रों में इस सिस्टम को या इस व्यवस्था को लागू किया जाए। तीसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, उनके बारे में आपके साथ चर्चा की गई। चौथा, इसमें क्या होगा? कई बार पूछ लेता है, आप सीधा प्रश्न पूछे कि इस व्यवस्था का जनक कौन था, तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। या पूछे कि इस व्यवस्था में कॉर्नवालिस के सहयोग देने वाले 2 प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, तो आपका उत्तर होगा सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट होगा। अब तीसरी बात करेंगे, जहां इस व्यवस्था की गुण थे वहां इसके अवगुण भी हैं, जहां इसके लाभ थे वहां इसमें दोष भी हैं। अब इसके महत्वपूर्ण या प्रमुख दोष क्या थे? पहला तो इस सिस्टम से सामंतवाद प्रवृत्ति का उभार हुआ और नीचे दासवर्ती का हुआ। कैसे हुआ? ऊपरी वर्ग क्या ऊपरी हिस्सा था बेटा, किसको दे दिया गया? सामंतों को। किसको दे दिया? जमींदारों को। और जमींदार क्या होने लगे? निरंकुश होने लग गए और वो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के होने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? सामंतवाद का विकास हुआ। और दूसरा किसका? दासवर्ती का। और ये व्यवहार किसके साथ किया गया? किसानों को। क्यों किया गया? किसानों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया था और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था। यह इसका पहला दोष था कि ऊपरी स्तर पर सामंतवाद का विकास और नीचे दासवृत्ति का विकास। दूसरा इसका महत्वपूर्ण दोष कौन सा था? कि दीर्घकालिक काल के लिए सरकार को इससे घाटा हुआ। दीर्घकालिक के लिए सरकार को इससे घाटा कैसे हुआ, यह आपको याद रखना है। क्यों? इसमें भू राजस्व का कर था, भू राजस्व था वो निश्चित कर दिया गया था।
अब अगर किसी वर्ष सरकार के उत्पादन में वृद्धि होती थी तो सरकार बढ़े हुए उत्पादन पर अन्य कोई कर नहीं लगा सकती थी। क्यों? कि उसने कर का निर्धारण स्थायी आधार पर कर दिया था, तो भविष्य के लिए इससे सरकार को घाटा साबित हुआ। तीसरा क्या था? तीसरा क्या? सरकार को एक वफादार वर्ग मिल गया। क्या? सरकार को एक सेवक वर्ग मिल गया। ये वफादार वर्ग सरकार के लिए कौन सा था? जमींदार थे बेटा। कौन थे? जमींदार। क्यों? ये समझौता किसके साथ हुआ था? जमींदारों को। अब जमींदार सरकार की सेवा भक्ति करने में लग गए। चौथा दोष क्या था? सरकार ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। उसने सोचा कि जमींदार अपने क्षेत्र में जाएंगे और अधिकाधिक उत्पादन करेंगे, लेकिन उन्होंने नगरीय क्षेत्र में न जाकर के, क्या, गांव में न जाकर के, नगरीय क्षेत्रों में रहना पसंद किया, जिसके परिणाम क्या हुआ? उन्होंने विलासिता पर अत्यधिक अपव्यय किया, जिसके कारण जो अंग्रेजों की सोच थी वो पूरी नहीं हो पाई। किसानों के ऊपर जमींदारों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अंतिम इसका सबसे महत्वपूर्ण दोष था कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया था। किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था, और जिस वर्ष किसान अपना राजस्व जमा करवाने में समर्थ नहीं होते थे, उस वर्ष किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया था। इसलिए किसान एक तरीके से दासवर्ती के शिकार हुए। यहाँ आपको 4 फेजों में छोटी छोटी बातें मैंने बताई गई। कौन कौन सी बताई गई? पहले इसके आधार क्या थे, फिर किन क्षेत्रों में लागू किया गया, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी, फिर इसके 5 प्रमुख दोष कौन से थे, उनके बारे में बताया गया। शेष 2 राजस्व पत्तियां हैं, उनकी चर्चा आपके साथ अगली कक्षा में की जाएगी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।